दोस्तों, क्लैट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह नहीं है कि आप कम पढ़ते हो, बल्कि क्लैट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप सही तरीके से नहीं पढ़ते हो, यानी कि आपकी अप्रोच गलत है। आप रिजल्ट तो लाना चाहते हो, लेकिन रिजल्ट तक पहुंचने का प्रोसेस भूल जाते हो या फिर फॉलो नहीं करते हो। मैं जय ओझा आज पोस्टमार्टम करूंगा पूरी की पूरी स्ट्रेटजी का। एक एक पॉइंट को इन्वेस्टिगेट करेंगे, देखेंगे आखिर बच्चे क्यों क्लैट में फेल हो जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला टॉपिक क्या है, यानी कि पहला स्टेप क्या है। देखिए बच्चों, अगर आप क्लैट को समझ रहे हो कि नहीं यार छोटा सा एग्जाम है, 15 मिनट 20 मिनट में हम कवर कर लेंगे जल्दी जल्दी, नहीं, ये एक मैराथन है पूरे 120 मिनट का। और 120 मिनट तक किसी भी ट्रैक पे दौड़ते रहना बहुत कम लोगों के बस की बात है। वही लोग दौड़ पाते हैं जो 120 मिनट दौड़ने की प्रैक्टिस करते हैं। यानी कि आपको क्लैट में 120 मिनट बैठने की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं तो आप इस एग्जाम में फेल हो जाओगे। देखिए, आमतौर पे क्या होता है, 11-12 के बच्चे होते हैं जो पास आउट होके क्लैट देते हैं और इनकी कंसिस्टेंसी बहुत ही कमजोर होती है। अगर आपको इस पड़ाव को पार करना है तो डेफिनेटली 2.5 से 3 घंटे की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यानी कि आपका सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि 2.5 से 3 घंटे आप लगातार बैठ सको। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। अब सवाल यह आता है कि सर ये आएगा कैसे? हम तो आधे घंटे बैठते हैं तो हमारा दिमाग चकरा जाता है, हम आधे घंटे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग इधर उधर हो जाता है। याद रखिएगा, ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, सॉफ्ट कॉपी पढ़ते हैं, यानी कि पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, वहां से पढ़ लिया। अरे यार, अगर आप पीडीएफ से पढ़ोगे तो बीच में रील आ जाएगी, डेफिनेटली दोस्तों के व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएंगे, डेफिनेटली, और आप लोग क्या करोगे, व्हाट्सएप चेक करोगे, रील चेक करोगे, कहीं ना कहीं तो ध्यान टूटा ना आप लोगों का। आप कंसिस्टेंसी की प्रैक्टिस कैसे करोगे? याद रखिए, प्रैक्टिस तभी होगी जब आप लगातार बैठोगे। मैं मानता हूं कि 15 से 20 दिन तक आपको दिक्कत आने वाली है कि यार ठीक है, ध्यान नहीं लग रहा, और ज्यादातर बच्चे गिव अप मार देते हैं। नहीं, 15 से 20 दिन के बाद 25 से 30 दिन होने चाहिए, उसके बाद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, आप देखिएगा एक न एक दिन वो जरूर आ जाएगा जिस दिन 3-3 घंटे आप बैठ लोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपको तो सिर्फ 2 घंटे की ही तैयारी करनी है ना भाई साहब, सिर्फ 2 घंटे। क्लियर पॉइंट? अब देखिए, 2 घंटे बैठना तो है ही, साथ में आपको 15 से 20 पेजेस, वो भी हाई डेंसिटी टेक्स्ट वाले पढ़ने हैं, बिना ध्यान इधर उधर किए। यानी कि आपको बगुले की तरह ध्यान लगाना है, एकदम एक एक वर्ड को डिटेल में पढ़ना है। क्लियर पॉइंट? तो याद रखिए, मैराथन की प्रैक्टिस करनी है आपको, शॉर्ट रेसेस की प्रैक्टिस नहीं करनी है, छोटे छोटे टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं करनी है। क्लियर पॉइंट? यानी कि आपकी जो इनएबिलिटी है सस्टेन करने की, क्या फोकस को सस्टेन करने की, उसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा और फोकस को मेंटेन करना पड़ेगा लगातार 2 से 2.5 घंटे। क्लियर पॉइंट? अगला जो आपकी प्रॉब्लम आती है कि आप लोग ना डाइवर्सिफिकेशन भूल जाते हो, यानी कि आप उसमें स्ट्रगल फेस करते हो। क्लियर पॉइंट? और क्यों करते हो? क्योंकि लीगल हो गया या फिर लिटरेरी हो गया, जीके हो गया, अलग अलग सेक्शन हो गए। आपको क्या करना होता है ना कि हर एक सेक्शन के बाद एक अगले सेक्शन पे शिफ्ट करना रहता है। यानी कि आप पहला सेक्शन कर रहे हो, दूसरे सेक्शन पे शिफ्ट करोगे ना, आपका माइंड इतनी जल्दी कैसे शिफ्ट हो जाएगा? थोड़ा तो प्रोसेस रहेगा ना, थोड़ा तो प्रोसेसिंग टाइम लेगा। उसमें आप लोग क्या हो जाते हो, पैनिक हो जाते हो। आपको पैनिक नहीं होना है। उसके लिए क्या करना है, आपको अलग अलग सेक्शन की प्रैक्टिस अलग अलग तरीके से करनी है। लीगल में आपको प्रिंसिपल्स पे ध्यान देने हैं, याद रखिएगा। जीके में आपको फैक्ट्स पे ध्यान देने हैं, यानी कि तरीके आपको हर एक सेक्शन के हिसाब से बदलना है। एक ही तरीके से सारे के सारे सेक्शन नहीं पढ़ने, सारे के सारे सेक्शन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या है। दूसरा, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। काफी सारे बच्चे ये समझ लेते हैं कि भाई अपन ने तो मॉक लगा लिया और मॉक में हमारा रिजल्ट आ गया तो इसका मतलब हमने तीर मार लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मॉक होता क्या है? मॉक सिर्फ आपको आईना दिखाता है कि आपने गलती कहां की है। 50 मॉक लगा लिए और आपने एनालिसिस ही नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है। आप 55-60 पे जाके 55 to 60 मार्क्स पे जाके रुक जाओगे। लेकिन अगर आपने 20 मॉक ही लगाए हैं लेकिन प्रॉपर 4 से 5 घंटे का एनालिसिस किया है और आपको यह पता चलता है कि हां आपने कमियां कहां की हैं, उन सारे कमियों को नोट करो। प्रॉब्लम नंबर 1 जहां पे आपको ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है, फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3, ऐसे करके सेक्शन बांट दो और उसके बाद उस पर काम करना शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल, आपको समझ में आ रहा है कि रीडिंग में आप जो पैसेज रीड करते हो बहुत ज्यादा टाइम लेते हो, तो सिंपल सी बात है, आप अपनी प्रैक्टिस को इतना दुरुस्त बना दो, इतना सटीक बना दो, इतना एक्यूरेट बना दो कि आप सिर्फ पैसेज को देखो
और आपको क्या समझ में आ जाए कौन कौन से वर्ड्स, कौन कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है। कुछ भी नहीं करना, पूरे पैसेज में उनको ऐसे अंडरलाइन करते चले जाओ, यानी कि टाइम सेव करो, टाइम सेव करो, बचाओ। ये इस स्ट्रेटजी से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। क्लियर पॉइंट। एक दो दिन की बात नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूं, ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि आप परफेक्ट हो जाओगे। क्लियर पॉइंट यहां पे याद रखना। तो मॉक क्या है भाई साहब? मॉक कुछ भी नहीं है, एक आपका डायग्नोस्टिक टूल है जो ये बताता है कि आपने कमी कहां की है और उस कमी को कैसे इंप्रूव करना है। हर बार वही गलती करते हो, इसका मतलब आप कभी भी क्लैट में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। आप जो गलती करते हो उसको बार बार रिपीट मत करो, उसको ढूंढो, देखो, काम करो और आगे बढ़ो। क्लियर पॉइंट बच्चे याद रखना। तो सेम गलती अगर आप रिपीट करते हो तो डेफिनेटली यहां आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, याद रखना। अब देख लेते हैं साइलेंट किलर। किसे कहते हैं साइलेंट किलर? नेगेटिव मार्क्स को। आप लोग क्या तुक्का लगा देते हो, लग रहा है कि यार जैसे नहीं होता जय माता दी, जय माता दी, ठीक है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे 80-90 पूरे 100। अरे नहीं भाई, याद रख लेना 0.25 का नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है ना मार्क्स मिलने की। तो आप तुक्का क्यों मार रहे हो? साइलेंट किलर्स ये वो किलर्स हैं जो पता भी नहीं चलते हैं कि हैं, लेकिन वास्तव में हैं और आपको नेगेटिव कर देंगे, आपके मार्क्स डेफिनेटली डिडक्ट करवा देंगे। ठीक है, तो याद रखना तुक्का नहीं लगाना है, आपको क्वालिटी पे फोकस करना है, ना कि क्वांटिटी पे। जब आप मॉक लगाओ तो नंबर ऑफ मॉक्स होने की बजाय क्वालिटी पे फोकस करो, डेली एनालिसिस करो, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कहां आपने कमी की है और उस कमी को कैसे दूर करना है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देख लेते हैं नॉलेज ट्रैप। नॉलेज ट्रैप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत सारे बच्चे यहां पे मात खा जाते हैं। देखिए अब आखिर क्या है। ठीक है बच्चे, अब देखते पॉइंट क्या है। क्लैट में जब आप लीगल रीजनिंग करते हो तो आपको एक पैसेज दिया जाता है ना, पैसेज आपको दिया जाएगा। आप अपनी नॉलेज मत डालो वहां पे, आपको पूरा पैसेज दिया गया है ना, तो वो इसलिए दिया गया है कि आप उस पैसेज के प्रिंसिपल्स को, जो भी प्रिंसिपल उस पैसेज में दिया गया है, उसको कितना फॉलो करते हो, इसलिए दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, माइनर कॉन्ट्रैक्ट कुछ कंडीशंस में वैलिड हो सकता है, लेकिन आपके दिमाग में क्या आ रहा है, कुछ बच्चों के दिमाग में क्या आ रहा है, यार आईपीसी में तो इनवैलिड होता है, चलो आंसर गलत कर दो। अरे भैया आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा, नहीं, आपको जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उन प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करना है। ये नॉलेज ट्रैप है, यानी कि आपको जो भी पैसेज में प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उन्हीं पे फोकस करना है, अपना खुद का नॉलेज नहीं डालना है, याद रखिएगा। क्लियर पॉइंट, यहां पे एक एक चीज पे आपको फोकस करना है। भाई गैस करने लग जाते हो, प्रिंसिपल्स पे गैस कौन करता है? गैस मत करो, ठीक है, लॉजिक लगाओ। और लॉजिक लगाने में हो सकता है कि आपके स्टार्टिंग प्रिपरेशन में लॉजिक गलत बैठे, नो डाउट सबके साथ होता है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपके 10 में से 8 आंसर्स गलत जाते हो सकता है, पॉसिबल है, पैनिक मत हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश करो और उन्हीं प्रिंसिपल्स को अप्लाई करो आंसर्स के लिए, देखना आपके आंसर्स जरूर सही होने लग जाएंगे। क्लियर पॉइंट बच्चों, यानी कि तुक्का नहीं मारना है, गैस नहीं करना है, जो भी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं लीगल रीजनिंग में आपको उन्हीं को फॉलो करना है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देख लेते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ओवर फ्रेमिंग, इसका क्या मतलब है? जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रख पा रहे हो तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा। क्लियर पॉइंट। आप अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, अक्सर बच्चा सोचता है कि यार मैं 1 महीने का करंट अफेयर पढ़ लूंगा, यानी कि लास्ट मंथ में करंट अफेयर पूरे साल का पढ़ लूंगा। कैसे पॉसिबल है? एक न्यूज़पेपर में, अगर मैं रोज की बात करूं, हम न्यूज़पेपर एनालिसिस अगर करते हैं तो 8 to 10 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट आते हैं, यानी कि टोटल लेके चलते 365 डेज मल्टीप्लाइड बाय 10। ठीक है, 10 टॉपिक्स कितना मतलब 3650 टॉपिक कर लोगे क्या एक महीने में? 30 से जरा डिवाइड करके देख लेना तो आपको पता चल जाएगा। नहीं कर सकते यार, नहीं कर सकते। फिर आप लोग किस चीज पे डिपेंड करने लग जाते हो? जो यूट्यूब पे आते हैं ना मैराथन, ठीक है, 8 घंटे का मैराथन लगातार देख लिया, आपको लग रहा है आपने तीर मार लिया। आप तीर नहीं मार सकते हो, वो भी क्लैट में हो ही नहीं सकता है। क्लैट का सिर्फ एक ही मंत्र है, कल के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है, जो आज है वो आज ही कवर करना है, नोट्स बनाते चले। और करंट अफेयर के नोट्स जो है ना बच्चों, ठीक है, 1 लाइनर होने चाहिए। ठीक है, क्या 1 लाइनर होने चाहिए, यानी कि बहुत ही शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। ओनली बुलेट पॉइंट्स नोट करो, ओनली बुलेट पॉइंट्स। अक्सर बच्चे आते हैं अपने करंट अफेयर्स के नोट्स लेके, उन्होंने पूरा न्यूज़पेपर छापा रहता है नोटबुक पे। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना, तो डेफिनेटली आपको किसी टीचर ने बताया होगा या फिर आपने यूट्यूब पे कहीं सुना होगा या फिर खुद भी न्यूज़पेपर एनालिसिस की होगी, आपने डॉट्स जोड़े होंगे, नो डाउट।
लेकिन अगर 3 महीने बाद या 4 महीने बाद जब उसको रिवाइज करोगे तो सेम डॉट्स आप नहीं जोड़ पाओगे, सेम स्टोरी आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, और अगर कर पाओगे भी तो 100% एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या है, नोट्स आपको वन लाइनर बनाना है, आपको पूरी कहानी नहीं लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई करंट अफेयर है, क्लियर पॉइंट, तो मैं क्या लिखूंगा, स्पोर्ट्स का नाम लिखूंगा डेफिनेटली, कितनी टीम्स आई हैं, बुलेट पॉइंट में कौन सा एडिशन है, उसका वेन्यू कौन सा है, और उसका फाइनल मैच किन किन के बीच में हुआ है और जीता कौन है, दैट्स इट। क्रिस्पी नोट्स बनाने हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने नोट्स बनाने हैं आप लोगों को, कहीं आपको खिचड़ी नहीं पकानी है, वरना खुद ही के नोट्स रिवाइज करते टाइम आपको लगेगा कि यार मैंने कौन सी बीमारी पाल ली, मुझे तो ये करना ही नहीं था, मुझे तो छोटे छोटे नोट्स बनाने थे। तो आपको करंट अफेयर्स में याद रखना, एक तो कंसिस्टेंसी रखनी है, न्यूज़पेपर रीडिंग लगातार करते रहना, न्यूज़पेपर रीडिंग आपको इंग्लिश में भी हेल्प करेगा और आपको जीके में भी हेल्प करेगा। कंसिस्टेंसी, न्यूज़पेपर रीडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चे बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, 10 दिन पढ़े नहीं समझ में आ रहा है। अरे आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप पहली बार पढ़ रहे हो, डेफिनेटली पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो आपको टाइम लगेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, अभी गिव अप मत कीजिए। मैं बता रहा हूं 21 दिन, ठीक है, 21 दिन 21 डेज, 21 दिन में आप लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आपको 1 महीने में, 2 महीने में, 2-2.5 महीने में, यानी यूं कह लो कि 70 to 75 डेज में आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे न्यूज़पेपर रीडिंग में। आपको पता चल चुका होगा कि कौन कौन सी न्यूज पढ़नी है और कितनी पढ़नी है, उसको क्रिस्पी नोट्स कैसे बनाने, सब आपको पता चल चुका होगा। तो यहां पे करंट अफेयर की सबसे प्लस पॉइंट क्या है, आप लगातार पढ़ते रहें, और नेगेटिव क्या है, यानी कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, बोलते 1 महीने बाद पढ़ लेंगे, 2 महीने बाद पढ़ लेंगे, ऐसा 1 महीना 2 महीने कभी भी नहीं आता। क्लियर पॉइंट यहां पे याद रखना, ठीक है। अब आप लोग क्या देखोगे, लैक ऑफ डीप कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल इश्यूज। ग्लोबल इश्यूज के लिए आप लोगों को सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना पड़ेगा, किस कंट्री के साथ हमारा कौन सा रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, चाइना के साथ कैसा है इंटरनेशनल ट्रेड में, ठीक है, यूएस के साथ कैसा है हमारा, ईरान के साथ कैसा है, इजराइल के साथ कैसा है, चाइना के साथ कैसा है, अच्छा बता चुका हूं कोई बात नहीं, फ्रांस के साथ कैसा है हमारा, जापान के साथ कैसा है हमारा, अलग अलग कंट्रीज के साथ हमारा इंटरनेशनल रिलेशन कैसा है, याद रखिए। जो भी आप इंटरनेशनल न्यूज पढ़ते हैं उसमें इफेक्ट ऑन इंडिया जरूर नोट करें कि इंडिया पे इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, क्लियर पॉइंट यहां पे याद रखेगा। उसके बाद आपको पूरा छोटा छोटा नोट्स बनाना है जो आपको ओवरलोड ना हो छोटे छोटे नोट्स की वजह से, और आप आगे चल के इन छोटे छोटे नोट्स को प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर सको, प्रॉपर तरीके से इसको एक नजर भी फेर लो तो काफी है आप लोगों के लिए। क्लियर पॉइंट बच्चे, ऐसा होना चाहिए, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देख लेते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन यही रैंक डिसाइडर होता है, क्वांट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है बच्चे। अब क्वांट में क्या होता है, बच्चे सोचते हैं अरे ठीक है ना यार, इसका वेटेज बहुत कम है तो एक काम कर देते हैं, छोड़ देते हैं ना, आपको क्वांट लेके आना है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको डीआई को आप लोग क्या समझते हो, ठीक है, लॉजिकल ही तो है यार, इजी सा है, आपको कुछ भी नहीं करना। मुझे तो लगता है कि डीआई पे ना अगर आप दिन के यानी कि दिन के 60 to 70 मिनट्स भी दे दे हो रेगुलर बेसिस पे तब भी इनफ है, लेकिन बच्चे इसको बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, बहुत ही ज्यादा इग्नोर करते हैं। तो आपको क्या करना है, याद रखिए डीआई को इग्नोर नहीं करना। डीआई मुश्किल नहीं है, आप इग्नोर करते हो इस वजह से आपको मुश्किल लगती है, और वेटेज भी आप लोग देखते हो कि कम है, नहीं है, नहीं है, नहीं, याद रखना मैं क्या बता रहा हूं, ये रैंक डिसाइडर सेक्शन है, रैंक डिसाइडर सेक्शन, क्लियर है पॉइंट। 10 से 12 नंबर कम नहीं होते, 10 to 12 मार्क्स आपके आ सकते हैं और बहुत इजीली आ सकते हैं, तो आपको इसको अवॉइड नहीं करना है, क्लियर है पॉइंट यहां पे याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं डी डे एग्जीक्यूशन फेलियर, यानी कि एग्जाम के दिन आप क्या करते हो। याद रखिएगा एग्जाम के टाइम पे आपको 3 दुश्मन मिलेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर पे 3 दुश्मन में सबसे पहले क्या देखोगे, पहला आप लोग देखोगे प्रेशर, ठीक है बच्चे, पहला क्या देखोगे प्रेशर, उसके बाद आप क्या देखोगे फेयर, ठीक है, उसके बाद क्या देखोगे फेयर, तीसरा आप लोग देखोगे पैनिक। ये जो 3 एनिमीज हैं, 3 दुश्मन है ना, ये आपका पूरा एग्जाम खराब कर देते हैं, पूरा एग्जाम। पहला पैसेज ही कॉम्प्लिकेटेड आ गया, ओह माय गॉड अब मैं क्या करूं, पूरा सेक्शन मेरा खराब जाने वाला है। अरे यार क्या फर्क पड़ता है, एक बात बताओ, एग्जाम अगर आपके लिए मुश्किल है तो सभी के लिए मुश्किल है ना, सबके लिए मुश्किल है, तो कट ऑफ तो उसके हिसाब से डिसाइड होगी, समझिए आप। एग्जाम जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, जितना ज्यादा मुश्किल होगा, कट ऑफ भी उसी के हिसाब से थोड़ी कम होगी ना, और सबके लिए मुश्किल होगा डेफिनेटली।
हो सकता है किसी के लिए वो वाला पैसेज आसान हो तो अगला पैसेज उसके लिए मुश्किल हो और आपके लिए इजी हो। आप पैनिक क्यों करते हो यार, क्यों पैनिक करते हो? नहीं। दूसरा पॉइंट आप लोग क्या देखते हो कि करते 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 मुझे लग रहा है एक पैसेज में मैं अटक गया। अरे यार, ईगो सेटिस्फाई करना ऐसे कैसे? अरे ऐसे कैसे क्या? उसको छोड़ो, टाइम हटाओ वहां से। थोड़ा आप कोशिश करो कि अगले जितने भी पैसेज है उनको जल्दी से जल्दी आप कवर करो। टाइम मैनेजमेंट करो। टाइम मैनेज अगर आप कर पाते हो ना तो डेफिनेटली आप पैनिक नहीं होगे। क्लियर पॉइंट याद रखना। तो आपको पैनिक नहीं होना है, प्रेशराइज फील नहीं करना है और फियर, डर बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके लिए करना क्या है? एग्जाम सेंटर में सबसे पहले कम से कम 1 घंटा पहले जाओ। 1 घंटा। कई बार होता है ना, हम एकदम जल्दीबाजी में पहुंचे, हमारा माइंड फोकस ही नहीं कर पा रहा कि मैं क्या करूं। आप अगर 1 घंटे पहले पहुंचते हो तो वहां पे 2-4 लोगों से मिलकर बात कर सकते हो। थोड़ा एटमॉस्फेयर बहुत फ्रैंक हो जाएगा, फ्रेंडली नेचर हो जाएगा पूरे एटमॉस्फेयर का, और आप बहुत कूल फील करोगे, बहुत रिलैक्स फील करोगे। उस केस में आप बहुत अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। याद रखिएगा, ये 3 दुश्मन है ना, बहुत कमजोर होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। इनको हराना बहुत आसान है। एग्जाम सेंटर पे पहले पहुंचे, एक एक सेक्शन को ठीक से पढ़ें और घड़ी में ना टाइम मैनेज करते चले। और हाँ, बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे ऐसे। अरे यार, हर 15 सेकंड पे आप घड़ी देखोगे तो आपको कितना टाइम वेस्ट होगा। नहीं, आप सेक्शन खत्म करते हो ना, आप देख लो घड़ी, फिर सेक्शन खत्म करते हो, देख लो, आपको पता चल जाएगा कितना स्पीड मेंटेन करना है, कितना स्पीड मेंटेन नहीं करना है। क्लियर पॉइंट यहां पे? यानी कि आपको प्रेशर, फियर और पैनिक तीनों से डील करना ही पड़ेगा। और डी डे एजुकेशन में जो फेल हो जाते हैं वो इन्हीं तीनों की वजह से फेल हो जाते हैं। यानी कि मुझे आता सब है लेकिन इन तीनों की वजह से मैं ब्लैंक हो चुका हूं, या फिर मैं टाइम अलोकेशन नहीं कर पा रहा हूं प्रॉपर सारे सेक्शंस के हिसाब से, और मैं क्या हो जाता हूं, मेरे डिसीजन क्या हो जाते हैं, पैरालाइज्ड हो जाते हैं। सब कुछ आते हुए भी मैं ब्लैंक हो जाता हूं। नहीं, आपको एग्जाम सेंटर पे सबसे पहले पहुंचना है, यानी कि 1 घंटे पहले पहुंचना है। सारे अपने सीट स्वीट सब कुछ देख लेना है, एक एक चीज पे फोकस करना है, रिलैक्स होकर बैठना है, पानी पीजिए, दोस्तों से मिलिए, उसके बाद देखिए आपका पेपर कितना ज्यादा इजी हो जाता है। अगर सेक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है, आप मैनेज कर लोगे, एक बार और उसको पढ़ो, लेकिन हाँ, टाइम का बिल्कुल ध्यान रखना है, पैनिक नहीं होना है। यानी कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना, वो यही होती है। क्लियर पॉइंट बच्चों? तो आप लोग क्या, आपका टेम्परामेंट है ना, वो 50% जो आपका बैटल है, एग्जाम वाला बैटल है, वो जीतने में हेल्प करता है। क्लियर पॉइंट? यानी कि अगर आप पैनिक हो जाते हो तो 50% बैटल उसी टाइम हार गए। अगर आप पैनिक नहीं करते हो या फिर डरते नहीं हो तो डेफिनेटली आप उस सिचुएशन से, उस एटमोस्फेयर से, उस जो प्रॉब्लम चल रही है आपके माइंड में, जो बैटल चल रहा है, उससे आप ओवरकम कर ही लेते हो। क्लियर पॉइंट बच्चों? याद रखना। तो इस सारा देखते हो आपको क्या समझ में आ रहा है बच्चे? यहां पे आपको यह समझने की जरूरत है कि एग्जाम क्लैट जो है वो मेहनत का तो है ही, उससे भी ज्यादा स्ट्रेटजी का है। यानी कि आपको स्ट्रेटजी पे फोकस करना है। क्लियर पॉइंट? यानी कि आपको शिफ्ट करना पड़ेगा नॉलेज सीकिंग से कहां पे, स्किल बिल्डिंग पे। ठीक है बच्चे? नॉलेज तो है ही, नो प्रॉब्लम, नॉलेज तो आपको मिल रही है और आप नॉलेज लिख भी रहे हो, ठीक है, नोट्स भी बना रहे हो, नो डाउट। नॉलेज सीकिंग से स्किल्स बिल्डिंग, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो लेकिन स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर रहे हो तो सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको स्ट्रेटजी भी फॉलो करनी है नॉलेज के साथ, याद रखना। तो अभी आपको क्या करना है, शिफ्ट करना है आपका नॉलेज सीकिंग अप्रोच को स्किल बिल्डिंग अप्रोच पे। और आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले अपनी रीडिंग स्टैमिना पे ध्यान देना है, क्योंकि 2 घंटे बैठना है, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। उसके बाद मॉक टेस्ट को आपको एनालाइज करना है, 3 से 4 घंटे एक एक पॉइंट पे आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहां पे कमियां कर रहे हो। और साइकोलॉजिकल बैरियर जो है एग्जाम सेंटर में आता है, उसको भी आपको ओवरकम करना ही पड़ेगा 1 घंटे पहले, जो मैं जैसा बता चुका हूं। क्लियर पॉइंट बच्चे? याद रखना। ये सब कुछ करने के बाद आपके लिए एनएलफ्यूज के दरवाजे खुल जाएंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कंप्लीट सेशन। मैंने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है एक एक पॉइंट का, कहां कहां पे आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, कौन कौन से प्रोसेस से आप सक्सेस पा सकते हो। इसी तरीके के और भी बेहतरीन टॉपिक्स हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे, तो जुड़े रहे हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जय हिंद।